यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें बताए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई समानता पाई जाती है, तो वह मात्र संयोग होगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, भ्रम फैलाना या किसी भी प्रकार की हानि को बढ़ावा देना नहीं है। हम इस कहानी में दिखाए गए किसी भी असुरक्षित, गैरकानूनी या अनुचित गतिविधि को बढ़ावा नहीं देते या समर्थन नहीं करते। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। क्या ये सब तुम्हारा बनाया हुआ प्लान है? राज सिंघानिया ने प्लान को कुछ बार पलटा और पाया कि वह इसे समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने सीधे वह सवाल पूछा जो उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। इस फरहान कुरैशी ने पहले भी प्लान बनाया था और कंपनी को घाटे में ले गया था। शायद अगर वह पक्का कर ले कि यह प्लान उसी का बनाया है तो कोई समस्या नहीं होगी। हाँ श्रीमान राज, फरहान कुरैशी ने घबराते हुए सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि राज ने ये क्यों पूछा, लेकिन उसने फिर भी सच्चाई से जवाब दिया। तो फिर कोई समस्या नहीं है। इन 3 विकल्पों में से जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे उसे चुन लो। फरहान कुरैशी के जवाब की पुष्टि मिलने के बाद राज ने राहत की सांस ली और अपने हाथ में मौजूद प्लान को सीधे फरहान को लौटा दिया। अगर उसे चुनने को कहा जाता तो शायद वह सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला प्लान चुन लेता। फरहान ने अपने हाथ में प्लान को देखा और भावुक हो गया। उसने नहीं सोचा था कि राज उस पर इतना भरोसा करेगा। धन्यवाद श्रीमान राज, उसने आभार के साथ धन्यवाद दिया और फिर एक प्लान चुन लिया। ये प्लान एक FPS शूटिंग गेम का था। मौजूदा FPS शूटिंग गेम्स की तुलना में इसमें कई नए गेम प्ले डिज़ाइन किए गए थे। उसका मानना था कि अगर यह गेम बन गया तो यह निश्चित रूप से मौजूदा FPS गेम्स की स्थिति को तोड़ देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने एक गेम डिज़ाइन एक्सचेंज वेबसाइट पर किसी और को देखा था जिसके विचार इससे मिलते जुलते थे। इससे वह बहुत घबराया, इसलिए उसने तुरंत इस गेम प्लान को चुन लिया। श्रीमान राज, तो हम इसे चुनते हैं। इसे और ध्यान से देख लीजिए। ये कहकर उसने एक प्लान निकाला और उसे फिर से राज को दे दिया। हालांकि राज ने प्लान को लेने और जांचने की बजाय बहुत ही सहजता से कहा, मैं प्लान नहीं देखूंगा, बस एक आइडिया बता दो। मुझे बताओ कि तुम्हें कितने बजट की जरूरत है। बजट ही उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। श्रीमान राज, इस प्लान की प्री प्रोडक्शन लागत लगभग 3 लाख रुपये है, लेकिन इसमें भविष्य के टेस्टिंग और प्रचार खर्च शामिल नहीं हैं। फरहान ने सावधानी से कहा कि 3 लाख रुपये इस गेम को बनाने के लिए न्यूनतम बजट था। उसे नहीं पता था कि राज इसके लिए सहमत होंगे या नहीं। क्या सिर्फ 3 लाख चाहिए? राज ने थोड़ा सोचा और सीधे कहा, मैं तुम्हें 5 लाख का बजट दूंगा और तुम्हें ये गेम जरूर सफल बनाना होगा। ऐसे पैसे खर्च करने के मौके कम ही मिलते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा खर्च करना चाहिए। फरहान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर आगे बढ़कर धन्यवाद देने लगा। धन्यवाद श्रीमान राज, मैं निश्चित रूप से मेहनत करके इस गेम को अच्छा बनाऊंगा। उसने नहीं सोचा था कि राज उस पर इतना भरोसा करेंगे और बिना कुछ कहे 2 लाख रुपये का अतिरिक्त बजट दे देंगे। इतने सालों की प्लानिंग में ये पहली बार था जब उसे ऐसा बॉस मिला जो उस पर इतना भरोसा करता था। एक विद्वान अपने विश्वासपात्र के लिए मर मिटता है। फरहान ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस गेम को अच्छे से बनाएगा और कंपनी के लिए लाभ कमाएगा। ठीक है, प्लान तय हो गया। बाकी सब तुम खुद संभाल लो, मैं अब जाता हूँ। जब राज ने देखा कि और कुछ नहीं करना है, वह उठकर चला गया। आखिरकार वह यहाँ रुककर ज़्यादा मदद नहीं कर सकता था, बस फरहान को अपनी मर्जी से काम करने देना था। उसकी काबिलियत के साथ घाटा करने में कोई दिक्कत नहीं थी, ये सिर्फ कम या ज़्यादा की बात थी। राज ने ऐसा सोचा और खुशी खुशी चंद्रयान स्टूडियो से चला गया। इस बार और 5 लाख रुपये खर्च हुए और इस समय विधि के फंड में सिर्फ 12 लाख से थोड़ा ज़्यादा बचा था। कर्मचारी छात्रावासों के नवीकरण का बजट अभी तय नहीं हुआ था। अपनी गणना के अनुसार इस नवीकरण की लागत लगभग 8 लाख रुपये होगी। इसके बाद विधि में सिर्फ 4 लाख रुपये बचे थे। चांदनी टेक्सटाइल मिल्स के कर्मचारी जल्द ही अपनी दूसरी तनख्वाह लेने वाले थे और कंपनी के एक टीम बिल्डिंग इवेंट के दौरान ये 4 लाख रुपये जल्दी खर्च हो जाएंगे। उसने नहीं सोचा था कि इस बार पैसे खर्च करना इतना आसान होगा। ज़्यादा समय नहीं हुआ और विधि के फंड लगभग खत्म हो चुके थे। रात को जयपुर यूनिवर्सिटी, श्रेया नायर अपनी पार्ट टाइम नौकरी खत्म करके छात्रावास लौटी। तू वापस आ गई, कैसा रहा? आज तूने टीवी सीरियल वाली चीज़ें की या नहीं? जारा खान ने श्रेया को वापस आते देख अचानक उत्सुकता दिखाए। कल रात उसने देखा था कि श्रेया चुपके से वही टीवी सीरियल देख रही थी जिसके बारे में वह बात कर रही थी। श्रेया के स्वभाव को देखते हुए अगर उसने वह सीरियल देखने का फैसला किया तो वह जरूर कुछ सीखने की तैयारी में थी। पुराने समय से ही बॉस और उनकी सेक्रेटरी या असिस्टेंट का विषय बहुत चर्चित रहा है। वह सचमुच जानना चाहती थी कि अगर श्रेया ने टीवी सीरियल वाली चीज़ें की तो उसका जवान बॉस क्या प्रतिक्रिया देगा। श्रेया की सुंदरता को देखते हुए उसे बहुत उत्साहित होना चाहिए।
केवल कुछ हिस्सा ही, श्रेया ने सीधे अपनी कुर्सी पर लेटते हुए सहजता से कहा। वाकई में उसने केवल कुछ हिस्सा ही किया। बाकी हिस्सा ऐसा नहीं था कि वह करना नहीं चाहती थी, बल्कि वह कर ही नहीं सकती थी। उदाहरण के लिए, अपने बॉस के लिए टाई बांधना। मुद्दा ये था कि राज हमेशा कैजुअल स्पोर्ट्सवेयर पहनते थे और टाई की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कैसा रहा? तुम्हारे बॉस ने क्या प्रतिक्रिया दी? जारा ने उत्सुकता से पूछा। उसके चेहरे पर गपशप का भाव था। कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस थोड़ा हैरान हुए। श्रेया ने उस समय राज की प्रतिक्रिया को याद किया और ऐसा लगा कि हैरानी के अलावा कोई और भाव नहीं था। बस इतना ही। जारा ने निराशा से मुंह बनाया और बिस्तर पर वापस बैठ गई। श्रेया ने जारा की निराशा भरी नज़र देखी और चुप रही। क्या वह सचमुच चाहती थी कि कुछ हो जाए? लेकिन वह जल्दी ही कुछ और सोचने लगी और बोली, चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे फिर से तनख्वाह बढ़ा दी। फिर से तनख्वाह बढ़ाए? इस बार कितनी बढ़ाए? जारा ने हैरानी से देखा। उसे याद था कि श्रेया को कुछ समय पहले ही तनख्वाह में बढ़ोतरी मिली थी और इस बार फिर से बढ़ोतरी। ये थोड़ा ज़्यादा बार नहीं हो रहा था। 2000, श्रेया ने सहजता से जवाब दिया। फिर से 2000, तो अब तुम्हारी तनख्वाह 10,000 हो गई। जारा का मुंह खुला रह गया। एक महीने से भी कम समय में उसकी तनख्वाह 6,000 से बढ़कर 10,000 हो गई। अगर श्रेया ने उसे यह नहीं बताया होता तो वह इसे बिल्कुल नहीं मानती। ये बॉस कंपनी चला रहा है या चैरिटी कर रहा है? कोई चलती कंपनी अपने कर्मचारियों को इस तरह तनख्वाह कैसे बढ़ा सकती है? अगले दिन सुबह, राज सुबह जल्दी कंपनी पहुंचा क्योंकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण काम था, उन कर्मचारियों को सजा देना जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। अरे, सजा नहीं, व्यायाम। आजकल कर्मचारियों की शारीरिक स्थिति बहुत खराब है और उन्हें अपने शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम की जरूरत है। सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ। लोकेश राणा टीम के सामने खड़ा था और कर्मचारियों को कतार में खड़ा करने का निर्देश दे रहा था। कुछ समय पहले उसे वर्कशॉप का प्रोडक्शन डायरेक्टर नियुक्त किया गया था, इसलिए वर्कशॉप की सभी जिम्मेदारियां उसकी थीं। और यह वह बात थी जिसका राज को बहुत अफसोस था। ये लोकेश ही था जिसने उसकी दूसरी सेटलमेंट को असफल कर दिया था। अगर उसे पता होता कि लोकेश इतना अनुभवी है तो वह उसे नियुक्त नहीं करता। लेकिन अब जब नियुक्ति हो चुकी थी तो बिना उचित कारण के वह उसकी पोस्ट नहीं बदल सकता था। लेकिन पोस्ट नहीं बदली जा सकती, सजा तो देनी ही थी। अरे, व्यायाम। श्रीमान राज, सभी कर्मचारी इकट्ठा हो गए हैं। लोकेश ने अपनी टीम को व्यवस्थित किया और जल्दी से राज को रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा। ये सुनकर राज ने टीम की ओर देखा और पाया कि कई महत्वपूर्ण लोग पहले से ही मौजूद थे और वह हल्का मुस्कुराया। सभी कर्मचारी सामने खड़े राज को देख रहे थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता थी, ये सोचते हुए कि राज ने उन्हें यहाँ क्यों इकट्ठा किया है। यान भाई, राज क्या करने वाले हैं? नया सेल्समैन उदय वर्मा ने अपने पास खड़े विक्रम यादव को देखा और धीमी आवाज में पूछा। विक्रम ने भी सामने की टीम को हैरानी से देखा। उसे अभी अभी खबर मिली थी और वह नहीं जानता था कि राज ने सभी कर्मचारियों को यहाँ क्यों बुलाया है, लेकिन उसे लगा कि इसका उनके सेल्समैन से ज़्यादा लेना देना नहीं होगा। पता नहीं, लेकिन शायद यह वर्कशॉप से संबंधित कुछ मामला होगा जिसका हमसे ज़्यादा लेना देना नहीं है। तुम बाद में मेरे दिए हुए कुछ ग्राहकों से मिलना और सैंपल ले जाना मत भूलना। ठीक है यान भाई, उदय ने सिर हिलाया। तभी सामने से राज की आवाज़ आई। आज कुछ घोषणाएं करनी हैं। इस दौरान की गई निगरानी से मैंने पाया कि सभी की शारीरिक स्थिति इस समय अस्वस्थ है, जो एक बहुत खतरनाक संकेत है। शरीर ही क्रांति का आधार है। अच्छे शरीर के साथ ही हम सामान्य रूप से जी सकते हैं और काम कर सकते हैं। राज की नज़रें लोकेश राणा, मनोहर सिंह और विक्रम यादव पर एक एक करके घूमी और उसके होंठ धीरे धीरे ऊपर उठे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि कंपनी अब से सुबह व्यायाम की व्यवस्था लागू करेगी और हमें हर सुबह आधा घंटा दौड़ना होगा। हालांकि ये देखते हुए कि काम के दौरान सभी बहुत थक जाते हैं, आप सप्ताह में 3 दिन सुबह के व्यायाम में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन मैं कुछ पेसमेकर चुनूंगा और पेसमेकर को हर दिन हिस्सा लेना होगा। राज यहाँ रुका। टीम में कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते हुए देखा। उनके चेहरों को देखकर लग रहा था कि वे इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि पेसमेकर कौन होंगे। वह फिर बोलने लगा, मैं पेसमेकर की सूची की घोषणा करता हूँ। लोकेश राणा, विक्रम यादव, मनोहर सिंह। आवाज खत्म होते ही पहले तो भीड़ में राहत की लहर दौड़ी और फिर हर कर्मचारी ने लोकेश और बाकियों की ओर देखा। उनके चेहरों पर थोड़ी शरारत थी। श्रीमान राज, मैं दौड़ नहीं सकता। मनोहर सिंह ने टीम में कांपते हुए हाथ उठाया और सावधानी से कहा, जो दौड़ नहीं सकते उन्हें और दौड़ना चाहिए। लगातार करने से आपका शरीर और स्वस्थ होगा। राज ने मुस्कुराते हुए नसीहत दी, सोचते हुए, मैंने तुम्हें इसलिए दौड़ने को कहा क्योंकि तुम दौड़ नहीं सकते, ताकि तुम मेरे लिए परेशानी खड़ी कर सको। ठीक है, बात यहीं खत्म होती है। दौड़ने का रास्ता फिलहाल वर्कशॉप के चारों ओर 10 चक्कर लगाने का है। शुरू करते हैं। सभी ने राज की बात सुनी और अनमने ढंग से दौड़ना शुरू किया।
लोकेश और मनोहर ने एक दूसरे की ओर देखा और बेबसी से आगे की ओर दौड़कर नेतृत्व करने लगे। विक्रम, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? राज ने इधर उधर देखा और पाया कि विक्रम अभी भी पास में ही खड़ा था। श्रीमान राज, मुझे अब दौड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे बाद में एक क्लाइंट से मिलना है। विक्रम धीरे धीरे पास आया और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला। ये सुनकर राज ने अपनी आंखें थोड़ी सीखीं। क्लाइंट से मिलना? मैं तुम्हें क्लाइंट से कैसे मिलने दूं? उसने गहरी आवाज में कहा। विक्रम, बिजनेस के लिए दौड़ने का समय हमेशा मिलेगा, लेकिन सेहत के साथ लापरवाही नहीं कर सकते। जाओ और दौड़ो। लेकिन विक्रम अभी भी कोशिश करना चाहता था, लेकिन राज के गंभीर चेहरे को देखकर उसने आखिरकार हार मान ली। वह जल्दी से 2 कदम दौड़ा और आगे नेतृत्व कर रहे लोकेश और मनोहर को पकड़ लिया। उसके मन में एक आह भरी। राज कर्मचारियों के लिए इतने अच्छे हैं, उनकी सेहत के लिए वह बिजनेस को भी अंत में रखते हैं। श्रीमान राज, चूंकि यह कंपनी के कर्मचारियों की सामूहिक गतिविधि है, मैं भी उनके साथ दौड़ूंगी। श्रेया ने दूर दौड़ रही टीम को देखा, थोड़ा सोचा और कहा, स्वेच्छा से करो, अपनी क्षमता के अनुसार। राज ने श्रेया की संतुलित काया को देखा और हल्के से कहा, दौड़ने से वाकई शरीर का व्यायाम होता है। अगर श्रेया दौड़ना चाहती है तो उसे मना करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने मोटे तौर पर गणना की कि प्लेग्राउंड के चारों ओर 10 चक्कर कम से कम 2 किलोमीटर होंगे। श्रेया के दौड़ न पाने की चिंता में उसने खास तौर पर उसे याद दिलाया, चिंता न करें श्रीमान राज, मैं नियमित रूप से व्यायाम करती हूं और 10 चक्कर दौड़ना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। श्रेया ने आत्मविश्वास से कहा और फिर जल्दी से सामने की टीम के साथ शामिल हो गई। यह उसका दावा नहीं था, बल्कि जब वह रोज पार्ट टाइम काम करती थी तो देर न हो जाए इसलिए उसे अक्सर कुछ दूरी दौड़ना पड़ता था। थोड़ी देर बाद मनोहर सिंह भारी कदमों से धीरे धीरे दौड़ रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें तेजी से नीचे सरक रही थीं और वह लगातार हौंफ रहा था। लोकेश, क्या हुआ? अब और नहीं चल रहा? ये तो बस तीसरा चक्कर है। लोकेश ने हौंफते हुए मुश्किल से जवाब दिया। उसके पैरों की गति मनोहर की तुलना में थोड़ी आसान थी। मेरे इस शरीर के साथ 3 चक्कर दौड़ना अपने आप में एक चमत्कार है। मनोहर ने अपनी भारी भरकम काया को देखा, कुछ दूरी दौड़ा और फिर एक हाथ कमर पर रखकर रुक गया। नहीं, मैं सचमुच और नहीं दौड़ सकता। सामने गिनती कर रहे राज को देखकर वह थककर उनके पास गया। श्रीमान राज, मैं सचमुच और नहीं दौड़ सकता। राज ने हौंफते हुए मनोहर को देखा और मन ही मन राहत महसूस की। हालांकि उसका चेहरा अभी भी बहुत गंभीर था और उसने गंभीरता से कहा, दौड़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, तुम चल सकते हो। श्रीमान राज, चलने में बहुत समय लगता है, कैंटीन में काम बाकी है, क्यों न इसे यहीं खत्म कर दें? मनोहर ने विनती करते हुए कहा। उसकी मौजूदा स्थिति में चलना भी बहुत मुश्किल था। कैंटीन की चिंता मत करो, दौड़ना असली काम है, जाओ, भले ही चलकर ही सही, 10 चक्कर पूरे करने हैं। राज ने मनोहर के कंधे पर हाथ रखकर उसे प्रोत्साहित किया। मनोहर के पास कोई चारा नहीं था और वह फिर से दौड़ने लगा, नहीं, चलने लगा। थोड़ी देर बाद एक के बाद एक कुछ लोग दौड़ते दौड़ते रुक गए और चलने लगे। ये कर्मचारी आमतौर पर व्यायाम नहीं करते थे और ज्यादातर 5वें चक्कर के बाद टिक नहीं पाए। ऐसा लगता था कि इस गतिविधि को जारी रखना होगा। राज ने अपनी ठुड्डी छुई और सोचने लगा और उसे पैसे खर्च करने का एक अच्छा तरीका भी सूझा। भविष्य में कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है और शीर्ष पर रहने वालों को पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार के लिए कुछ महंगी चीजें जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल उपकरण खरीदे जा सकते हैं। साथ ही खेल आयोजन और जगह किराए पर लेने की लागत भी होगी, जो निश्चित रूप से एक बड़ा खर्च होगा। बॉस, सभी लोग अब और नहीं दौड़ सकते, आज के लिए बस इतना ही कर लें। तभी विक्रम पसीने से तरबतर होकर आया और हौंफते हुए कहा। राज ने गंदे दिख रहे विक्रम को देखा और दूर हौंफ रहे लोकेश को देखा और उसके होंठ बरबस ही ऊपर उठ गए। इन अनुभवी लोगों को आखिरकार सबक मिला। इसे इतनी आसानी से कैसे खत्म कर दूं? ये पहली बार है जब आप व्यायाम कर रहे हैं। थकना सामान्य है, लेकिन हार मत मानो। कुछ दिन तक करते रहो तो आदत हो जाएगी। दौड़ते रहो, अगर दौड़ नहीं सकते तो भी 10 चक्कर पूरे करने हैं। श्रेया को देखो, एक लड़की अभी भी डटकर दौड़ रही है, तुम्हें शर्मिंदगी नहीं महसूस होती? राज ने दूर धीरे धीरे दौड़ रही श्रेया की ओर इशारा करते हुए कहा। वह इस बात से बहुत हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि यह कमजोर दिखने वाली लड़की अब तक डटकर दौड़ रही होगी और वह उन पुरुष कर्मचारियों से ज्यादा दृढ़ थी। लेकिन सभी को थोड़ी देर में काम करना है। अगर बहुत थक गए तो काम की क्षमता पर असर पड़ सकता है। काम की क्षमता पर असर पड़ना अच्छा है। ये सुनकर राज की आंखें चमक उठीं। अगर काम की क्षमता कम हो जाएगी तो कम कपड़े बनेंगे, यानी कपड़ों से कम कमाई होगी। ये सोचकर राज और दृढ़ हो गया कि सुबह का व्यायाम जरूर करना है।
हालांकि कर्मचारियों को सुबह के व्यायाम में और सक्रिय करने के लिए ऐसा लगता था कि अभी अभी सोची गई कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता की घोषणा करना जरूरी था। राज ने दूर खड़े कर्मचारियों को देखा जो विक्रम की पूछताछ के परिणाम का इंतजार कर रहे थे और अपनी गला साफ किया। सब लोग डटकर रहें, दौड़ने से सेहत को कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा कंपनी भविष्य में कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करेगी और सबसे ऊपर रहने वाले कर्मचारियों को शानदार पुरस्कार मिलेंगे। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य उपयोगी उपकरण। राज ने जोर से कहा। जैसा कि अपेक्षित था, पुरस्कारों की बात सुनकर सभी कर्मचारियों ने अपनी थकान भुला दी, दांत पीसकर फिर से धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर दिया। विक्रम ने राज की बात सुनी और समझ गया कि बहस बेकार है, इसलिए वह मुड़ा और चक्कर लगाने वाली टीम में शामिल हो गया। कैसा रहा विवान? डिजाइन और बजट तैयार हो गया? चेतन जैन विवान जोशी के वर्कस्टेशन पर आया और उत्सुकता से पूछा। हाँ, हो गया, विवान ने थकान से भरी उबासी ली और कमजोरी से कहा। डिजाइन प्लान और बजट को जल्दी पूरा करने के लिए उसने कल रात पूरी रात जागकर काम किया था। मुझे दिखाओ। चेतन पास आया और उत्सुकता से बोला। ये सुनकर विवान ने कुछ छिपाया नहीं और सीधे एक फोल्डर खोला। चेतन ने पहले डिजाइन ड्राइंग देखी और कोई समस्या नहीं पाए, इसलिए उसने सीधे बजट शीट खोली। शुरू में उसका चेहरा सामान्य था, लेकिन अंतिम बजट की कीमत देखकर वह चुप हो गया। 9,30,000। एक कर्मचारी छात्रावास का बजट वाकई 9,30,000 रुपये था। इसके अलावा उसने खास तौर पर विवान द्वारा इस्तेमाल की गई सामग्री को देखा और पाया कि सभी सामग्री सबसे उच्च गुणवत्ता वाली और पर्यावरण के अनुकूल थीं। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिकल उपकरण भी बड़े ब्रांड के थे। 9,30,000 रुपये वास्तव में बिना किसी धोखे के खर्च किए गए थे। लेकिन मुद्दा यह था कि 9,30,000 का बजट, क्या ग्राहक वाकई इसे चुनेंगे? चेतन को संदेह हुआ, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। आखिरकार पिछले बार चेहरा पढ़ने का अनुभव था, इसलिए इस बार उसने चुप रहना चुना। कैसा है जैन भाई? विवान ने देखा कि चेतन लंबे समय तक नहीं हिला और कुछ चिंता के साथ पूछा। उसे लगा कि उसके प्लान में कोई गड़बड़ है। कुछ नहीं, प्लान अच्छा है, लेकिन बजट में सामग्री का कॉन्फ़िगरेशन ग्राहक की ज़रूरतों के अनुसार है। चेतन ने पहले सिर हिलाया और फिर नरमी से पूछा। श्रीमान राज ने कोई ब्रांड तो नहीं मांगा, लेकिन अगर मांगा है तो बड़ा ब्रांड होना चाहिए। ऐसा है तो फिर इसे ग्राहक को भेज दो और देखो वे क्या सोचते हैं। ध्यान रखना कि प्लान को बहुत सख्त न रखें। उन्हें बता देना कि अगर संतुष्ट नहीं हैं तो छोटे मोटे बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है जैन भाई। विवान ने सिर हिलाया और तैयार प्लान को ईमेल के जरिए भेज दिया। ये देखकर चेतन ने विवान के कंधे पर थपकी दी और अपने वर्कस्टेशन पर लौट गया। उसने मन में हिसाब लगाया कि अगर विवान ने यह ऑर्डर पूरा कर लिया तो कमीशन इतना होगा कि वह अपने कई नवीकरणों को कवर कर लेगा। हाय, वह बरबस एक आह भरा। अब उसे अचानक इंटरनेट पर चलने वाली एक लोकप्रिय कहावत याद आई। मुझे न सिर्फ अपने भाई की मेहनत से डर लगता है, बल्कि यह भी डर लगता है कि मेरा भाई लैंड रोवर चलाए। हालांकि वह और विवान भाई नहीं थे, लेकिन इस समय उसका मूड पूरी तरह से इस कहावत से मेल खाता था। ऑफिस में राज ने श्रेया द्वारा बनाई गई कॉफी पी और विक्रम और बाकियों की दौड़ के बाद की दयनीय स्थिति को याद करके मन ही मन खुश हुआ। लेकिन विक्रम इतना थकने के बाद भी नहाकर फिर से अपने क्लाइंट से मिलने चला गया। वाकई में चिंता मुक्त नहीं है। हमें कुछ उपाय सोचना होगा, उसे इस तरह नहीं चलने दे सकते। आखिरकार विक्रम की बिजनेस क्षमता और वर्कशॉप में कपड़ों की गुणवत्ता के साथ अगर वह मेहनत करेगा तो ऑर्डर की कमी नहीं होगी। एक अच्छा कारण ढूंढना होगा जो न सिर्फ विक्रम को बिजनेस करने से रोके, बल्कि विधि द्वारा नियमों का उल्लंघन न करने वाला भी माना जाए। राज गहरी सोच में डूब गया। श्रीमान राज, सज्जा इंटीरियर से नवीकरण का प्लान आ गया है। मैंने आपके लिए एक कॉपी प्रिंट की है, इसे देख लीजिए। श्रेया आई और प्रिंट किया हुआ प्लान राज को सौंप दिया। हो गया। राज ने नहीं सोचा था कि नवीकरण का प्लान इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा। पता नहीं इस नवीकरण प्लान का बजट कितना होगा। उसने सहजता से डिज़ाइन ड्राइंग खोली और प्लान को देखा। ये लगभग उसकी ज़रूरतों के अनुसार था, इसलिए उसने इसे छोड़कर सीधे नवीकरण बजट खोला। ऊपर लिखे 9,30,000 के आंकड़े को देखकर राज ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। विवान ने उसे निराश नहीं किया। उसने जो बजट दिया था वह उसकी अपेक्षा से कुछ हजार ज़्यादा था। अच्छा, अब 9,30,000 रुपये की नवीकरण लागत को हटाने के बाद विधि के फंड में 3 लाख से भी कम बचे थे। बाकी बचा पैसा अगले महीने कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए ठीक था। ठीक है, बस ऊपर दी गई ज़रूरतों के अनुसार चलो और उन्हें बता दो कि नवीकरण का खर्च बाद में पूरी तरह से चुका दिया जाएगा। उसने नवीकरण प्लान को बंद किया और उसे वापस श्रेया को सौंप दिया। ठीक है श्रीमान राज। श्रेया ने सिर हिलाया और प्लान ले लिया, लेकिन वह बहुत हैरान थी। ये 9,30,000 रुपये का नवीकरण बजट था और राज ने बिना पलक झपकाए इसे मंजूर कर लिया, और वह भी पूरी तरह से भुगतान।
उसने पाया कि राज जो कुछ भी करते हैं वह कभी भी भुगतान में देरी नहीं करते और अगर पूरी राशि दे सकते हैं तो कभी किश्तों में नहीं देते। सज्जा इंटीरियर्स। विवान अपने वर्क स्टेशन पर चिंतित चेहरा लिए बैठा था। उसने प्लान को कुछ समय पहले भेजा था और उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ उसके प्लान से संतुष्ट हैं या नहीं। ज्यादा मत सोच, प्लान भेज दिया है। इस तरह की कंपनी के नवीकरण के लिए एक प्रक्रिया होती है और इतनी जल्दी फैसला नहीं लिया जाता। मेरे अनुभव के अनुसार कल तक कोई जवाब नहीं आएगा। विवान की चिंता देखकर चेतन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर थपकी दी और उसे सांत्वना दी। मैं समझता हूँ जैन भाई। विवान ने चेतन की ओर आभार से देखा। वह भी जानता था कि प्लान का जवाब इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन उसके मन की चिंता कम नहीं हो रही थी। चलो, आज कुछ काम नहीं है और छुट्टी का समय भी हो गया है। चलकर एक गेम खेलते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं, चेतन ने सोचा और कहा। विवान ने सुना और समझा कि चेतन जिन लोगों के साथ गेम खेलता है वे भी कंपनी के लोग हैं। वह उसे कंपनी में शामिल करना चाहता है। आखिरकार वह हाल ही में कंपनी में आया था। डिज़ाइन डिपार्टमेंट के इन लोगों के अलावा उसे अन्य डिपार्टमेंट्स के ज़्यादा लोग नहीं पता थे। वह भी सिर हिलाकर सहमति देने वाला था कि तभी उसके कंप्यूटर पर ईमेल का नोटिफिकेशन आया। वह इस ईमेल संदेश का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने सहजता से ईमेल खोला। जब उसने ईमेल के प्रेषक को देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह असिस्टेंट श्रेया का था। लगता है नवीकरण प्लान का परिणाम आ गया है। जैन भाई, नवीकरण प्लान का जवाब आ गया है। ईमेल को देखकर विवान ने पहले मुड़कर चेतन से कहा। सचमुच, ये तो अच्छी बात है। खोलो और देखो वे क्या सोचते हैं। चेतन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके मन में कुछ हिचक थी। आमतौर पर इतनी जल्दी जवाब देने वाले ज़्यादातर प्लान से संतुष्ट नहीं होते और उसे बिना देखे ही खारिज कर देते हैं। हाँ, विवान ने सिर हिलाया और जल्दी से ईमेल खोला। कैसा है? वहाँ से क्या जवाब आया? विवान को ईमेल देखते हुए स्तब्ध देखकर उसकी आशंका की पुष्टि हुई। शायद बजट बहुत ज़्यादा है। आखिरकार कर्मचारी छात्रावास का नवीकरण करते समय अगर उपकरण पर्याप्त हैं और सुरक्षा मानकों के अनुसार है तो वह काफ़ी है। इसे इतना महंगा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, यह विवान के लिए एक सबक होगा। उसे पता चलेगा कि पिछली बार बस उसकी किस्मत थी। विवान जोशी ने जल्दी जल्दी कहा। वहाँ से जवाब आया है कि योजना स्वीकार कर ली गई है और सजावट का शुल्क जल्द ही कंपनी के खाते में पूरा जमा हो जाएगा ताकि हम मजदूरों को जल्द से जल्द सजावट शुरू करने के लिए भेज सकें। विवान के दिल में राहत थी। स्वीकृत। चेतन जैन अवाक रह गए, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने झुक गए। ईमेल का विवरण स्पष्ट रूप से देखने के बाद उन्हें बुरा लगा। उन्हें हमेशा लगता था कि उनके 299 का अनुभव विवान के सामने बेकार था। हालांकि उन्हें विवान के लिए खुशी थी कि वह इतना बड़ा ऑर्डर हासिल कर पाया। आखिरकार एक नए व्यक्ति के लिए इतना बड़ा ऑर्डर जीतना पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। 9,30,000 रुपये की सजावट फीस में से केवल कमीशन से ही वह अच्छी खासी राशि कमा सकता था। ठीक है नन्हा, इस महीने का खर्चा मुझसे मांगना पड़ेगा, चेतन ने विवान के कंधे पर थपथपाते हुए हंसते हुए कहा। चिंता मत करो भाई जैन, तुम्हारे कहने से पहले ही मैं तुम्हें खाने पर बुलाने की सोच रहा था, विवान ने हंसते हुए कहा। वह सच कह रहा था। उसने पहले से ही चेतन को खाने पर बुलाने का मन बना लिया था। आखिरकार कंपनी में आने के बाद से चेतन ने उसकी बहुत मदद की थी। काम खत्म होने के बाद इतने खुश क्यों हो? दरवाजे से अचानक एक थोड़ा गंभीर आवाज आई। नमस्ते सुपरवाइजर। आवाज सुनकर दोनों ने उस तरफ देखा और पाया कि यह सुपरवाइजर किरण बोस थे और दोनों ने नमस्ते कहा। किरण ने दोनों को देखा, फिर उनकी नज़रें विवान पर टिक गईं। विवान, क्या तुमने चांदनी टेक्सटाइल मिल्स के कर्मचारी छात्रावास की सजावट की योजना तैयार कर ली है? इसे जल्द से जल्द करना होगा। समय बीतने के साथ पता नहीं क्या बदलाव हो जाएं। ये ऑर्डर छोटा नहीं है। अगर तुम इसे हासिल कर लेते हो तो तुम्हें अच्छा खासा कमीशन भी मिलेगा। डायरेक्टर किरण, सजावट की योजना वहां स्वीकार हो चुकी है और सजावट का बजट जल्द ही कंपनी के खाते में जमा हो जाएगा। विवान ने किरण के निर्देश सुनकर जवाब दिया। अचानक उसे याद आया कि उसने सुबह जब योजना टेक्सटाइल मिल्स को भेजी थी तो उसने अपने सुपरवाइजर किरण बोस को सूचित नहीं किया था, इसलिए उन्हें अभी भी लग रहा था कि उनकी योजना पूरी नहीं हुई है। किरण ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। कंपनी की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार सजावट की योजना को पहले उन्हें समीक्षा के लिए देना होता था। हालांकि ये सोचकर कि विवान अभी नया है और प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित नहीं है, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक निर्देश दिया। स्वीकार हो गया। ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसी कोई बात हो तो मुझे पहले सूचित करना। समझ गया डायरेक्टर किरण, विवान ने आज्ञाकारी ढंग से जवाब दिया। ये बात वाकई उसकी चूक थी। विवान का रवैया देखकर किरण संतुष्ट होकर मुस्कुराए। वैसे तुम्हारी योजना का बजट कितना है? ये कंपनी के प्रदर्शन से जुड़ा था और उनकी मासिक बोनस से भी, इसलिए उन्हें इसकी परवाह थी।
ओह, ये 9,30,000 रुपये है। कितना? 9,30,000। अगर मुझे ठीक याद है तो वे कर्मचारी छात्रावास की सजावट कर रहे हैं, है ना? किरण ने कुछ अनिश्चितता के साथ पूछा। क्या कर्मचारी छात्रावास की सजावट के लिए इतना बड़ा बजट हो सकता है? ये तो सही नहीं लगता। हाँ, कर्मचारी छात्रावास ही है। विवान ने सिर हिलाया। किरण के हैरान चेहरे को देखकर चेतन चुपके से मुस्कुराए। तो वह अकेले नहीं थे जिन्हें यह असामान्य लगा। उन्हें अचानक बहुत राहत महसूस हुई और वे आगे बढ़कर समझाने लगे कि विवान का बजट इतना ज़्यादा क्यों था। तुम कह रहे हो कि इस कर्मचारी छात्रावास में इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्री बड़े ब्रांड्स की है। अगर ऐसा है तो वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? किरण को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने सज्जा इंटीरियर्स में इतने साल काम किया था और कई लोगों से मिले थे जो कर्मचारी छात्रावास सजाना चाहते थे, लेकिन वे मालिक हमेशा सस्ते विकल्प ढूंढते थे। अगर 2 रुपये बचा सकते थे तो 1 रुपये भी नहीं छोड़ते। छात्रावासों की बुनियादी जरूरत बस इतनी थी कि लोग रह सकें, गुणवत्ता और ब्रांड की कोई परवाह नहीं थी। अलग बाथरूम और एयर कंडीशनिंग की तो सोच भी नहीं सकते। ये सब वहाँ के मालिक ने खुद मांगा था। विवान ने पुष्टि की। मैंने पहली बार इतना उदार मालिक देखा है। ठीक है, समझ गया। 9,30,000 रुपये के बजट के साथ और पहले की 4 लाख से ज़्यादा की सजावट को मिलाकर तुम्हारा इस तिमाही का प्रदर्शन जीबे शंग इस तिमाही का बोनस पक्का कर देगा। मैं बाद में तुम्हारे लिए आवेदन करूंगा, तुम मेहनत करते रहो। किरण ने विवान को संतुष्ट नज़रों से देखा। आमतौर पर एक अच्छा सजावट डिजाइनर प्रति तिमाही 18 लाख रुपये का कारोबार कर सकता है। विवान के 2 ऑर्डर ने सीधे 13 लाख से ज़्यादा का कारोबार किया। अगर कोई डिजाइनर अचानक कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं ले लेता तो वह इस तिमाही की बिक्री सूची में शीर्ष पर होता। एक नया व्यक्ति सीधे तिमाही बिक्री चैंपियन बन जाए, ऐसी बात कोई नहीं मानेगा। बेशक वह इस घटना का बिल्कुल विरोध नहीं करते थे। आखिरकार उनकी तनख्वाह कंपनी के समग्र प्रदर्शन से जुड़ी थी। इस तिमाही में विवान के 2 ऑर्डरों के समर्थन से वह अन्य शाखाओं के बीच शीर्ष पर आ सकते थे। अगर बाकी डिजाइनर भी मेहनत करें तो शायद उनकी कंपनी की यह शाखा इस तिमाही में बिक्री में शीर्ष स्थान ले सकती है। मैं करूंगा, डायरेक्टर किरण। विवान ने सीना तानकर सिर हिलाया। कुछ दिन बाद, श्रीमान राज, क्या तनख्वाह गलत गणना हुई है? ये 2,000 रुपये ज़्यादा क्यों है? श्रेया नायर ने अपने बैंक कार्ड पर ट्रांसफ़र रिकॉर्ड देखकर हैरानी से कहा। उनकी तनख्वाह 10,000 रुपये तक बढ़ा दी गई थी। तर्कसंगत रूप से टैक्स और बीमा कटौती के बाद 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने विशेष रूप से गणना की थी कि बीमा और टैक्स कटौती के बाद उनकी तनख्वाह में ठीक 2,000 रुपये ज़्यादा थे। उन्होंने कंपनी के वित्त विभाग को फ़ोन करके पूछा था कि क्या तनख्वाह गलत थी, लेकिन मालिक ने वेतन पर्ची में इतनी ही राशि दी थी। लेकिन उन्होंने वेतन पर्ची की भी समीक्षा की थी और वह ठीक 10,000 थी। राज सिंघानिया ने श्रेया की ओर देखा जो पूछने आई थी और अचानक समझ गए। ओह, अतिरिक्त 2,000 रुपये मैंने अस्थायी रूप से बदले थे। ये तुम्हारा इस महीने का बोनस था। मैंने तुम्हें नहीं बताया और सीधे वित्त विभाग को भेज दिया। बोनस? लेकिन मैंने कुछ खास किया ही नहीं। लेकिन मैंने कुछ गलत भी तो नहीं किया, है ना? काम में कोई गलती नहीं थी तो क्या मुझे इनाम नहीं देना चाहिए? और तुम अकेली नहीं हो जिन्हें बोनस मिला, कई लोगों को मिला है, तो तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। राज ने जवाब में पूछा। वह ये नहीं बताएंगे कि विधि के फंड में 20,000 से ज़्यादा रुपये बचे थे और सोचो विचार के बाद उन्होंने आखिरकार इसे बोनस के रूप में खर्च कर दिया। केवल कुछ दर्जन रुपये बचे विधि फंड को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। इस बार पैसा वाकई सुचारू रूप से खर्च हुआ और विधि फंड जल्दी खत्म हो गया। इस समय विधि निपटान से अभी 10 दिन बाकी थे। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो इस बार के 40 लाख रुपये के विधि फंड निश्चित रूप से पूरी तरह से व्यक्तिगत संपत्ति में बदल जाएंगे। बेशक उन लोगों पर नज़र रखनी होगी। श्रेया के जाने के बाद राज आराम से अपनी गेमिंग कुर्सी पर पीछे झुक गए। विधि फंड खर्च होने के बाद एक पल के लिए उनके पास करने को कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें कुछ समय पहले खेला गया तियानलोन गेम याद आया। उन्होंने इस गेम को बनाने वाली कंपनी खरीद ली थी, तो फरहान कुरैशी से इस गेम का एक आंतरिक खाता मांगने में कोई समस्या नहीं थी। पिछली बार उस नवाब द्वारा तुरंत मार दिए जाने और मजाक उड़ाए जाने की घटना को याद करके उनके दिल में बदले की आग फिर से भड़क उठी। वह नहीं मानते थे कि गेम का आंतरिक खाता लेने के बाद भी वह गेम को नहीं हरा सकते। श्रीमान राज, आपने मुझे बुलाया? फरहान ने फ़ोन उठाया और घबराते हुए पूछा। हम तियानलोन गेम हमारी कंपनी ने बनाया है ना? राज ने पूछा। ये सुनकर फरहान हैरान रह गए और सोचने लगे कि शायद श्रीमान राज को तियानलोन के घाटे के बारे में नहीं पता और वे उनसे जवाब मांगने वाले हैं। सौभाग्य से उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी और बस एक घोषणा करके सबब बंद करना था। हाँ श्रीमान राज, लेकिन तियानलोन अब घाटे में चल रहा है और मैं इसे बंद करने की योजना बना रहा हूँ। बंद करना? इसे क्यों बंद करना? ये सुनकर राज हैरान रह गए। इतना अच्छा घाटे वाला गेम बंद करना?
ये कैसे हो सकता है? सौभाग्य से उन्होंने फ़ोन करके पूछ लिया, वरना बंद करने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। श्रीमान राज, तियानलोन गेम लंबे समय से घाटे में है। कंपनी ने पहले कुछ सुधार किए थे, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। अगर हम अब सर्वर बंद नहीं करते तो और ज़्यादा नुकसान होगा। फरहान ने समझाया, नहीं, अगर तुमने इस तरह सर्वर बंद कर दिया तो उन लोगों का क्या होगा जो अभी भी गेम खेल रहे हैं? जिन खिलाड़ियों ने पहले ही पैसे खर्च किए हैं उन्हें बहुत बुरा लगेगा। हमारी गेम कंपनी की प्रतिष्ठा का क्या होगा? अगर घाटे की वजह से सर्वर बंद कर दिया तो क्या वे खिलाड़ी हमारी कंपनी के दूसरे गेम खेलने की हिम्मत करेंगे? इसलिए हमें लंबे समय तक सोचना होगा और केवल अस्थायी घाटे के कारण कंपनी की प्रतिष्ठा को छोड़ना नहीं चाहिए। राज ने दिमाग लगाकर एक तर्कसंगत बहाना बनाया। घाटा होना इतनी अच्छी बात है, जितना ज़्यादा घाटा उतना बेहतर। तो सर्वर बंद नहीं होगा? फरहान ने टटोलते हुए पूछा। उन्हें वाकई समझ नहीं आ रहा था कि श्रीमान राज का क्या मतलब है। बिल्कुल नहीं, तुम्हें मुझे गेम का एक आंतरिक खाता भी देना होगा। मुझे वैसा चाहिए जो शानदार उपकरणों वाला हो। ठीक है श्रीमान राज, मैं बाद में आपको खाता नंबर भेज दूंगा, फरहान ने जल्दी से जवाब दिया। फ़ोन काटने के बाद उन्होंने सीधे अपने डिप्टी को बुलाया। थोड़ी देर बाद ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। भाई फरहान, आपने मुझे बुलाया? ब्रिजेश पिल्लई ऑफिस में आए, फरहान को देखकर पूछा। मुझे तियानलोन के 2 आंतरिक खाते दे। वे बहुत शानदार होने चाहिए। शानदार खाते का क्या करोगे? क्या तुम सर्वर बंद करने की योजना नहीं बना रहे थे? ब्रिजेश हैरान दिखे। वे पिछले 2 दिनों से सर्वर बंद करने में व्यस्त थे। अब बंद नहीं करना, फरहान ने धीरे से कहा। सर्वर अब बंद नहीं होगा, वह गेम घाटे में चल रहा है। अगर श्रीमान राज को पता चला कि कंपनी में अभी भी घाटे वाले गेम हैं तो ये ठीक नहीं होगा। ब्रिजेश चिंतित दिखे। अगर किसी मालिक को पता चले कि उनकी गेम कंपनी में घाटे वाले गेम हैं तो शायद उनका चेहरा अच्छा नहीं होगा। कोई बात नहीं, ये श्रीमान राज ने ही कहा था कि सर्वर बंद नहीं करना, और उन्होंने आंतरिक खाता भी मांगा। क्या श्रीमान राज को नहीं पता कि यह गेम घाटे में है? पता है, लेकिन श्रीमान राज ने जोर देकर कहा कि सर्वर बंद नहीं करना। फरहान अपनी सीट पर पीछे झुके और आह भरी। श्रीमान राज के अभी के शब्दों को याद करके वे उनकी कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए मुनाफा छोड़ने की सोच की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। तो श्रीमान राज क्या करने वाले हैं? ब्रिजेश थोड़ा हैरान थे। पता नहीं, लेकिन श्रीमान राज को गेम का आंतरिक खाता चाहिए। शायद वे गेम का अनुभव करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं। फरहान ने अनुमान लगाया, वरना उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि श्रीमान राज आंतरिक खाते का क्या करेंगे। ज़्यादातर समय गेम घाटे में है तो शायद वे कोई समाधान ढूंढना चाहते हैं, वरना वे यह नहीं मानते थे कि कंपनी का मालिक इतना फुर्सत में होगा कि गेम खेलने के लिए आंतरिक खाता ले। अगर ऐसा होता तो कंपनी कब की घाटे में चली जाती और चल नहीं पाती। हम पेशेवर लोग इस गेम को बचा नहीं पाए। क्या श्रीमान राज वाकई कुछ कर सकते हैं? ब्रिजेश को थोड़ा संदेह हुआ। पता नहीं, फरहान ने सिर हिलाया। लेकिन श्रीमान राज के पास कोई विचार जरूर होगा, वरना वे गेम खाता नहीं मांगते। चांदनी टेक्सटाइल मिल्स ऑफिस के अंदर राज ने अभी तियानलोन गेम डाउनलोड किया था और फरहान ने उन्हें आंतरिक खाता नंबर भेज दिया था। खाता नंबर डालकर वे सीधे गेम में प्रवेश कर गए। गेम खाते में गेम किरदार और शानदार उपकरणों को देखकर वे थोड़ा मुस्कुराए। अब कोई उन्हें नहीं हरा सकता था। उन्होंने गेम किरदार को नियंत्रित किया और बड़े ठाठ के साथ जंगल में गए और जल्द ही उस जगह पर पहुंच गए जहां पिछले बार नवाब ने उन्हें तुरंत मार दिया था। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन पिछले बार का नवाब नहीं मिला। चूंकि वह नहीं मिला तो उन्होंने जंगल में राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। ये शानदार खाता उनके अपने खाते से कहीं बेहतर था। जंगल में मिलने वाले लगभग सभी राक्षस तुरंत मर जाते थे। कमाल है, इस गेम में लोग दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। मैंने इतनी देर तक घूमा और जंगल में कोई नहीं मिला। शायद कुछ समय पहले नवाब ने जंगल में बहुत मारकाट की थी। एक किराए के मकान में एक युवक ने बोरियत में अपने मोबाइल पर किरदार को नियंत्रित किया और जंगल में दूसरे किरदारों को ढूंढकर मारने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। क्या बकवास गेम है, यहाँ तो लोग भी नहीं हैं। कहीं ये बंद तो नहीं होने वाला। जतिन मल्होत्रा ने माउस को जोर से पटका और लॉग आउट करने ही वाला था कि अचानक उसे दूर में राक्षस मारता हुआ एक किरदार दिखा। खूनलाल, यह इद मैंने पहले नहीं देखा। ये हमारे संग का नहीं है, लेकिन उपकरण अच्छे लग रहे हैं। जो भी हो, पहले मारो फिर बात, जतिन ने सोचा और अपने गेम किरदार को सीधे मारने के लिए नियंत्रित किया। अरे, कोई आ रहा है। राज जंगल में राक्षस मारने में व्यस्त थे कि अचानक उन्होंने दूर से एक किरदार को तेजी से अपनी ओर आते देखा। उन्हें समझने का मौका मिलने से पहले ही उसने उन पर एक कौशल का इस्तेमाल कर दिया। सौभाग्य से इस बार यह शानदार खाता था, वरना वे तुरंत मर जाते।
राज को तुरंत वह घटना याद आई जब उन्हें तुरंत मारकर मजाक उड़ाया गया था और उनका चेहरा खराब हो गया। उन्होंने आने वाले का ईद देखा और पाया कि यह पिछले बार का नवाब नहीं था, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण था, इसने भी वही किया जो नवाब ने किया था। उनके दिमाग में विचार आया और उन्होंने अपने किरदार को तेजी से उसकी ओर भेजकर मारना शुरू कर दिया। हाय राम, केवल एक खून की पट्टी गिरी। जतिन ने दूसरे के खून की पट्टी देखी। उनके हमले से केवल एक खून की पट्टी गिरी थी। उनके दिल में शायद केवल नवाब जैसे शीर्ष शानदार खाते ही उनके हमले को इतना कम नुकसान पहुंचा सकते थे। ये व्यक्ति एक शानदार खाता था। इस बार वे गलत जगह आ गए थे। जतिन को बुरा लगा और उन्होंने अपने किरदार को तुरंत दूर भागने के लिए नियंत्रित किया। शानदार खाते के सामने वे कोई मुकाबला नहीं थे, इसलिए भागना ही एकमात्र रास्ता था। थोड़ी देर बाद जतिन ने पाया कि उन्हें एक मृत अंत में रोक दिया गया था और उन्होंने जल्दी से दया मांगने के लिए टाइप करना शुरू किया। भाई, अभी गलतफहमी हो गई थी। राज ने सामने वाले की दया मांगने की बात देखी और ठंडी मुस्कान दी। आखिरकार एक को पकड़ा, उसे कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने बिना हिचकिचाए एक कौशल का इस्तेमाल करके सामने वाले पर हमला किया और देखा कि उसकी खून की पट्टी 1/4 कम हो गई। क्या 4 और हमलों से वह मर जाएगा? किराए के मकान में जतिन ने देखा कि सामने वाला बिना रुके हमला कर रहा था और समझ गए कि दया मांगने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक के बाद एक शब्द टाइप करके भेजे। भाई, मैं नवाब संघ का सदस्य हूँ। तुम्हारे पास इतने अच्छे उपकरण हैं, तुम नवाब भाई को तो जानते ही होंगे। नर्म तरीका काम नहीं किया तो अब सख्त तरीके का इस्तेमाल करना था। नवाब भाई इस गेम में बहुत मशहूर हैं और उन्हें विश्वास नहीं था कि सामने वाला नवाब भाई के बारे में नहीं जानता। राज दोबारा हमला करने ही वाले थे कि सामने वाले ने एक और संदेश भेजा। नवाब भाई, उन्हें अचानक याद आया कि जिसने उन्हें मारा और मजाक उड़ाया था उसका आईडी मैं हूं नवाब था, तो क्या ये वही व्यक्ति हो सकता है? सोचने के बाद उन्होंने एक सवाल टाइप किया, जिस नवाब की तुम बात कर रहे हो उसका आईडी मैं हूं नवाब तो नहीं है? जल्द ही दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ, आईडी मैं हूं नवाब ही है। चूंकि तुम उन्हें जानते हो, हम सब दोस्त हैं। मैं नवाब भाई के संग में हूं। दोस्त, इतनी मेहनत से उसे ढूंढा था। राज ने तेजी से कीबोर्ड पर टाइप करके एक और संदेश भेजा। अपने नवाब भाई को बता देना कि वह हाल फिलहाल जंगल में न आए, वरना मैं उसे हर बार मार डालूंगा। संदेश सफलतापूर्वक भेजने के बाद उन्होंने सामने वाले के जवाब का इंतजार नहीं किया। अपने किरदार को कुछ और हमले करने के लिए नियंत्रित किया और सामने वाले की खून की पट्टी पूरी तरह खत्म हो गई। उन्हें विश्वास था कि अगर सामने वाला ये बात नवाब भाई तक पहुंचा देगा तो नवाब भाई निश्चित रूप से जंगल में उन्हें ढूंढने आएगा। तब उनका बदला लेने का समय होगा। कमाल है। जतिन ने ग्रे स्क्रीन वाले कंप्यूटर को देखा और माउस को जोर से पटका। फिर उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और एक कॉल किया। क्या बात है? फोन कनेक्ट हुआ और दूसरी तरफ से एक आलसी आवाज आई, जैसे वह अभी तक जागा नहीं था। भाई चिराग, मुझे तियानलोंग में मार दिया गया। किसकी हिम्मत हुई तुझे मारने की? क्या उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया? लिया, लेकिन तुम्हारा नाम लेने के बाद उन्होंने मुझे और तेजी से मार दिया। उन्होंने मुझे ये भी कहने को कहा कि तुम हाल फिलहाल जंगल में न जाओ, वरना वे तुम्हें हर बार मार देंगे। इतना घमंड। जानता है वह कौन है? फोन पर आवाज अचानक तेज हो गई। पता नहीं, वह मैंने पहले नहीं देखा, लेकिन उपकरण शायद तुम्हारे जैसे हैं। भाई चिराग, शीर्ष स्तर के शानदार उपकरण। ठीक है, समझ गया। संघ के भाइयों को सूचित करो कि कल जंगल में इकट्ठा हों। जिसने मुझे चुनौती दी, भले ही उसके पास शानदार खाता हो, मैं उसे बिना किसी गलती के मार डालूंगा। एक विला में चिराग ओबरॉय ने फोन रखा और बिस्तर से उठ बैठे। तियानलोंग गेम में ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही थी। हर बार किसी को मारने के लिए उन्हें काफ़ी देर तक ढूंढना पड़ता था। हाल ही में वे उस गेम को छोड़ने और नया गेम ढूंढने की योजना बना रहे थे। लेकिन आज जतिन का फ़ोन उनके लिए दिलचस्प था। तियानलोंग में किसी ने उन्हें चुनौती दी थी, ये वाकई मज़ेदार था। शायद वह नौसिखिया था जिसे उन्होंने पहले मारा था और अब वह शानदार खाता बनाकर बदला लेना चाहता था। चिराग हल्के से मुस्कुराए। ऐसी चीजें कई बार हो चुकी थीं, लेकिन अंत में हमेशा वही जीतते थे। इस बार इस व्यक्ति को हराकर वे गेम को अनइंस्टॉल करेंगे। इसे आखिरी अलविदा समारोह मान लिया जाएगा। भाई विक्रम, मुझे एक ऑर्डर मिला। बिजनेस ऑफिस में उदय वर्मा ने फ़ोन रखा और विक्रम यादव की ओर उत्साह से देखा। अभी एक ग्राहक ने फ़ोन किया और सीधे 1 लाख रुपये का ऑर्डर दिया। ओह, अनुबंध कब साइन होगा और पैसे कैसे ट्रांसफ़र होंगे? इसके बारे में कुछ पता है? विक्रम ने उदय को देखकर धीरे से पूछा। उन्होंने कहा कि अनुबंध कल साइन हो सकता है, लेकिन पैसे के बारे में अभी कुछ नहीं कहा। तो कल अनुबंध साइन करते समय ये बात उठाना, वरना बाद में पैसे मांगने में बहुत परेशानी होगी। ठीक है भाई विक्रम, उदय ने खुशी से सिर हिलाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कंपनी में आने के इतने कम समय में ही उन्हें ऑर्डर मिल जाएगा।
विक्रम ने उदय के खुश चेहरे को देखा और सिर हिलाया। ये लड़का एक अच्छे मंच पर आ गया है। कंपनी के कपड़े अब उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों से बनते हैं और कीमत पहले जैसी ही है। अब ऑर्डर मिलना इतना आसान इसलिए है क्योंकि श्रीमान राज ने खुद को इसके लिए समर्पित किया है। अगर यह कोई दूसरी टेक्सटाइल मिल या ऐसी ही बिक्री की नौकरी होती तो नए लोगों को कई महीनों तक कोई ऑर्डर नहीं मिलता, लेकिन ऑर्डर मिलना अच्छी बात है। अब वर्कशॉप के कर्मचारी लगभग खाली बैठे हैं और उन्होंने भी हाल ही में एक ऑर्डर पर बात की है। यह एक बड़ा ग्राहक है जिसे वे लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं। अगर यह मिल गया तो कम से कम 5 लाख रुपए का होगा। हम आज उनसे मिलेंगे और बात लगभग पक्की हो जाएगी। श्रीमान राज, आपकी कॉफ़ी। श्रेया ने बनाई हुई कॉफ़ी लाई। लंबे समय तक गुआचा करने के बाद उन्होंने पाया कि राज हर सुबह एक कप कॉफ़ी पीते हैं। इसलिए इस दिन सुबह ऑफिस में प्रवेश करने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक कप कॉफ़ी बनाकर राज को दी। ठीक है, इसे टेबल पर रख दो। राज ने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए सिर हिलाया। आज सुबह कंपनी में प्रवेश करने के बाद वे सीधे तियानलोन गेम में चले गए। उन्हें नहीं पता था कि कल जिसे उन्होंने मारा था उसने नवाब को सूचित किया या नहीं। अगर उसने किया तो शायद आज जंगल में उससे मुलाकात होगी। श्रेया ने देखा कि राज स्क्रीन पर बिना सिर उठाए देख रहे हैं तो उन्होंने उत्सुकता से एक नज़र डाली। उन्होंने पाया कि श्रीमान राज फिर से वही गेम खेल रहे हैं, तियानलोंग। उन्हें पहले नहीं पता था कि इस गेम का नाम क्या है, लेकिन राज ने चंद्रयान स्टूडियोज को खरीदने के बाद उन्होंने चंद्रयान स्टूडियोज की सारी जानकारी ध्यान से पढ़ी थी। उन्हें ये भी पता चला कि तियानलोन गेम चंद्रयान ने बनाया था। कोई आश्चर्य नहीं कि श्रीमान राज पहले से इस गेम को खेल रहे थे। ऐसा लगता है कि श्रीमान राज ने बहुत पहले इस गेम कंपनी को खरीदने की योजना बना ली थी। हालांकि ये गेम घाटे में चल रहा है। श्रीमान राज इसे खुद अनुभव करना चाहते हैं और फिर सुधार करना चाहते हैं। श्रीमान राज वाकई समर्पित हैं। मुझे और मेहनत करनी होगी और श्रीमान राज को निराश नहीं करना है। श्रेया ने चुपके से खुद को प्रेरित किया, जल्दी से अपनी वर्कस्टेशन पर लौटी और ध्यान से काम शुरू कर दिया। राज ने गेम किरदार को नियंत्रित करके जंगल में प्रवेश किया और पाया कि जंगल में पहले की तुलना में ज़्यादा लोग थे। उन्होंने कुछ दूरी पर गेम खिलाड़ियों को देखा और जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े उन्हें और ज़्यादा लोग मिले। भाई चिराग, खूनलाल का ईद दिखा। संग समूह में किसी ने एक संदेश भेजा, मैं हूं नवाब, नज़र रखो, हमारे इकट्ठा होने का इंतजार करो। राज ने जंगल में कुछ दूरी तक चला और पाया कि कोई दूर से उनका पीछा कर रहा था। उनके दिमाग में पहले से ही अनुमान था, यह शायद नवाब का आदमी होगा। उन्होंने बस रुकने का फैसला किया और उसी जगह इंतजार करने लगे। जैसा कि उम्मीद थी, थोड़ी देर बाद एक समूह इकट्ठा हो गया। राज ने एक नज़र में मैं हूं नवाब का ईद देख लिया। इस व्यक्ति ने न केवल उन्हें पिछले बार मारा था बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया था। आखिरकार मिल गया। भाई, तुमने ही मेरे भाई को मारा था। राज सिंघानिया को एक चैट रूम में खींच लिया गया और चिराग ओबरॉय ने टाइपिंग वॉयस में सीधे सवाल किया। जवाब में राज ने बिना नरमी दिखाए 2 शब्दों में जवाब दिया, बिल्कुल, तुम में हिम्मत है। अगर ऐसा है तो मैं पहले तुम्हें हराकर झुका दूंगा। मैंने पहले कभी शानदार उपकरणों वाले खाते को नहीं मारा। चैट रूम बंद कर दिया गया और सामने वाली टीम ने पहले से ही कौशल शुरू करके इस तरफ हमला करना शुरू कर दिया था। राज ने सामने वाले के हमले को देखा और बिल्कुल भी घबराए नहीं। हमला उन पर पड़ा और उनकी केवल 1 या 2 खून की पट्टियां गिरीं। उन्होंने एक दवा ली और ठीक हो गए। ये बस गुदगुदी करने जैसा था, लेकिन जल्द ही उन्हें कुछ गलत लगा। कई हमलों में से कुछ हमले वास्तव में उनकी थोड़ी सी खून की मात्रा एक बार में कम कर सकते थे। सामने वाले के पास भी शानदार उपकरणों वाला खाता था और वह सिर्फ एक नहीं था। ये समझने के बाद राज बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहते थे और सक्रिय होने की तैयारी करने लगे। लेकिन सामने वाले के पास बहुत सारे लोग थे और यह पता लगाना असंभव था कि उनका शानदार उपकरणों वाला खाता कहाँ छिपा था। कुछ ही देर बाद राज ने ग्रे कंप्यूटर स्क्रीन को देखा और निजी चैट में सामने वाले दुनिया का मजाक उड़ाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शानदार उपकरणों वाला खाता लेने के बाद भी वे सामने वाले को नहीं हरा पाएंगे। मुकबूफे युआ ये शी किया म्यान है यूं इगेशे जुआंग जंगहाओ एर की है बुजी इगे नन डाउता है नेंग जई नोंग जी गेशे जुआंग जंगहाओ जे जाओ फंगचंग ये गई बुनान दान जाओ शिलाई वान ने रंग युआ गोंग वान के दिंग बू सिंह ना के दिंग हुई बेईसी तोनपन दिंग वे गुई दान रू गो ताजी जी जाओ रे वान यूसी शंग ना एर जाओ ना में दुआरे लाई वान यूसी जेगे बनफा सिंह बूतोंग। जल्द ही राज की आंखें चमक उठीं। चूंकि उन्हें कोई खेलने वाला नहीं मिल रहा था, वे उपकरणों पर हंगामा कर सकते थे। फरहान कुरैशी को एक नया उपकरण सेट विकसित करने को कहें जो पिछले उपकरणों को संख्यात्मक मूल्य में पूरी तरह से कुचल दे। तब उनके पास केवल एक शानदार उपकरण होगा और सामने वाला इसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा। जितना राज ने सोचा उतना ही यह संभव लगा। उन्होंने फ़ोन उठाया और फरहान को कॉल किया।
सुप्रभात श्रीमान राज, आप क्या चाहते हैं? चंद्रयान स्टूडियोज। फरहान ने देखा कि श्रीमान राज का फ़ोन है और जल्दी से कॉल उठाया। तियानलोन गेम में काफ़ी समय से नए उपकरण अपडेट नहीं हुए। हाँ श्रीमान राज, चूंकि तियानलोन घाटे में चल रहा है, कई समायोजनों के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ और पिछले मालिक ने उपकरण और प्रॉप्स अपडेट करना छोड़ दिया था, और कंपनी के मौजूदा कर्मचारी नए गेम बनाने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप तियानलोन के लिए एक नया उपकरण सेट बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा। ऐसे में नए गेम की निर्माण प्रगति बहुत कम हो जाएगी। फरहान ने धैर्यपूर्वक समझाया कि गेम पहले से ही घाटे में है। अगर आप मानव संसाधनों में निवेश करके नए उपकरण और प्रॉप्स अपडेट करते रहेंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। यह नहीं चलेगा। बिना नए उपकरण और प्रॉप्स के गेम में ताजगी कैसे रहेगी? समय के साथ कुछ लोग खेलने से ऊब जाएंगे और आखिरकार गेम छोड़ देंगे। ऐसा करो, तुम जल्द से जल्द लोगों को एक नया उपकरण सेट विकसित करने के लिए व्यवस्थित करो और उपकरण के मूल्यों को और ऊंचा कर दो। ये पिछले उपकरणों से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। इस अनुरोध को पूरा करने में कितना समय लगेगा? राज ने कदमकदम समझाया और उनके दिल में और ज़्यादा खुशी थी। वे नए उपकरण विकसित करके बदला ले सकते थे और नए गेम विकसित करने की प्रगति में देरी कर सकते थे। ये वाकई एक पंथ दो काज है। अगर इसे और बारीकी से बनाना हो तो कम से कम आधा महीना लगेगा। फरहान ने सोचकर कहा, उपकरण को ज़्यादा शानदार होने की ज़रूरत नहीं, बस स्वीकार्य हो। सबसे ज़रूरी है उपकरण का मूल्य। राज ने सोचा, वे बस नए उपकरण के साथ अपनी स्थिति वापस लेना चाहते थे। जब तक मूल्य काफ़ी हो, रंग रूप महत्वपूर्ण नहीं है। फरहान एक पल के लिए चुप रहे। उन्हें नहीं पता था कि श्रीमान राज क्या सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सच्चाई से जवाब दिया। अगर उपकरण के रंग रूप पर विचार न करें तो ये बहुत तेज़ी से हो जाएगा। लगभग एक हफ्ते में तैयार हो जाएगा। उपकरण बनाने में सबसे ज़्यादा समय मॉडलिंग में लगता है। अगर इस मामले में आवश्यकताएं ज़्यादा नहीं हैं तो कम से कम आधा समय बच जाएगा। तो फिर एक हफ्ता। ये सुनकर राज ने आखिरकार सहमति में सिर हिलाया। उनके दिल में थोड़ा दुख था। अगर उन्हें अपनी स्थिति वापस लेने की जल्दी न होती तो वे नए उपकरण की मॉडलिंग पर और समय खर्च करते। इस गेम में शायद और ज़्यादा नुकसान होता। फ़ोन काटने के बाद राज ने फिर से ग्रे कंप्यूटर स्क्रीन को देखा। वे अभी अभी उसी जगह पुनर्जनन हुए थे और जल्द ही फिर से मार दिए गए। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने एक संदेश भेजा और गेम से बाहर निकल गए। मुझे कुछ काम है। अगर तुम में हिम्मत है तो 7 दिन बाद फिर खेलेंगे। चंद्रयान स्टूडियोज। फरहान ने फ़ोन काटने के बाद विभिन्न विभागों के प्रमुखों को सीधे बुलाया। एक हफ्ते में एक नया उपकरण सेट विकसित करना था। हालांकि मॉडलिंग की आवश्यकताएं ज़्यादा नहीं थीं, फिर भी समय थोड़ा कम था। इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द सभी को बुलाया और कार्य विभाजन की व्यवस्था की। श्रीमान फरहान, श्रीमान राज आखिर क्या सोच रहे हैं? तियानलोन हमेशा घाटे में रहा है। नए उपकरण विकसित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर हम नए उपकरण बनाने के लिए लोगों को नियुक्त करते हैं तो नए गेम विकसित करने की गति बहुत कम हो जाएगी। डिज़ाइन विभाग के प्रमुख ने हैरानी से कहा, मैंने श्रीमान राज से यह बात कही थी, लेकिन दुर्भाग्य से श्रीमान राज ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, तो बस उनकी व्यवस्था मान लो। फरहान ने आह भरी। आखिरकार श्रीमान राज मालिक हैं और वे उनकी अवज्ञा नहीं कर सकते। और श्रीमान राज शायद तियानलोन गेम को बचाना चाहते हैं, तो बस श्रीमान राज ने जो कहा वही करो। दोपहर। चांदनी टेक्सटाइल मिल्स ऑफिस। राज ने गेम छोड़ा और आलस्य से अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। खट खट खट। ऑफिस का दरवाजा अचानक खटखटाया गया। अंदर आओ। राज ने सिर उठाकर जवाब दिया और देखा कि विक्रम यादव मुस्कुराते हुए अंदर आए। विक्रम का चेहरा देखकर राज का दिल धक से रह गया। ये गद्दार फिर से कोई परेशानी तो नहीं खड़ा करने वाला? श्रीमान राज, एक खुशी की खबर है। विक्रम खुशी भरे चेहरे के साथ डेस्क तक आए और रहस्यमयी ढंग से बोले। विक्रम का ये रूप देखकर राज को और ज्यादा बेचैनी होने लगी। क्या खुशी की खबर है? नए सेल्समैन उदय वर्मा को एक ऑर्डर मिला है। वही हुआ। राज ने असहाय होकर आह भरी। उनके पास ऑर्डर का कोई जवाब नहीं था। वे बिना कारण के सेल्समैन को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते थे। कितना बड़ा ऑर्डर? बस उम्मीद है कि नया ऑर्डर ज़्यादा बड़ा ना हो। बस 1 लाख का छोटा ऑर्डर है, लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत है। भविष्य में निश्चित रूप से और बड़े ऑर्डर मिलेंगे। केवल 1 लाख? ठीक है, अगर 1 लाख है तो कुछ खरीद कर खर्च कर सकता हूँ। विक्रम ने जो राशि बताई उसे सुनकर राज ने आखिरकार राहत की सांस ली। 1 लाख रुपये स्वीकार्य है। पोर्टल। लेकिन जल्द ही विक्रम फिर बोले, श्रीमान राज, उदय की बात तो छोटी है, एक और बड़ी अच्छी खबर है। और बड़ी अच्छी खबर क्या है? राज का दिल, जो अभी शांत हुआ था, फिर से उछल पड़ा। विक्रम के चेहरे को देखकर उन्हें हमेशा लगता था कि यह बड़ी अच्छी खबर निश्चित रूप से एक बड़ी बुरी खबर है। हाय, मैंने गलती से एक ऑर्डर ले लिया।
विक्रम ने मुस्कुराकर सिर खुजलाया, उनका चेहरा थोड़ा शर्मीला हो गया। कितना? राज का बुरा अनुमान और मजबूत होता गया। ज़्यादा नहीं, बस 10 लाख का ऑर्डर। कितना? राज को संदेह हुआ कि उन्होंने गलत सुना। 10 लाख, लेकिन वे इसे 2 किश्तों में देंगे। कल पहले 6 लाख रुपये हमारे कंपनी खाते में जमा होंगे और बाकी 4 लाख रुपये निर्माण अवधि का आधा पूरा होने के बाद हमारे कंपनी खाते में जमा होंगे। विक्रम ने श्रीमान राज के हैरान चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। श्रीमान राज, ज़्यादा हैरान मत हो। मुख्य कारण यह है कि हमारी टेक्सटाइल मिल्स में इस्तेमाल होने वाले कपड़े दूसरी टेक्सटाइल मिल्स से कहीं बेहतर हैं, इसलिए एक ही कीमत पर ग्राहक निश्चित रूप से हमें चुनेंगे। इसलिए इतना बड़ा ऑर्डर ले पाना वास्तव में आपकी वजह से है, श्रीमान राज। क्या श्रीमान राज की दूरदर्शिता है? केवल अच्छे उत्पादों की बिक्री अच्छी होगी। तो यह मेरी गलती है। राज ने विक्रम की ओर देखा और बिना भाव के कहा, हाँ, अगर श्रीमान राज ने अच्छे कपड़े इस्तेमाल करने का फैसला न किया होता तो हमें ऑर्डर लेना इतना आसान न होता। नए लोगों को इतनी जल्दी ऑर्डर मिलने का एक निश्चित कारण है। विक्रम ने निश्चितता से कहा, मैं समझ गया, तुम पहले बाहर जाओ। राज ने जोर से अपना सिर रगड़ा और कमजोरी से हाथ हिलाया। वे अब बस शांति चाहते थे। संक्षेप में, सेल्समैन इतने अच्छे ऑर्डर लेने में माहिर हैं तो इसमें उनकी भी भूमिका है। अगर पहले पता होता तो वे पुराने चिट्ठे ही इस्तेमाल करते। वे पहले सोच रहे थे। जब उन्होंने इस टेक्सटाइल मिल्स को लिया था तब जी बेशंक कोई ऑर्डर नहीं थे, लेकिन उनके लेने के बाद से ऑर्डर बढ़ने लगे। ये तब था जब वे समय समय पर विक्रम को बिजनेस करने से रोकते थे। अगर उन्होंने उसे नहीं रोका होता तो शायद और भी ज़्यादा ऑर्डर होते। आज उन्हें आखिरकार विक्रम से कारण पता चला और यह भी उनके साथ ही जुड़ा था। लेकिन अब कपड़े को पहले वाले में बदलना निश्चित रूप से असंभव है। ऐसा लगता है कि अब कर्मचारियों पर ही कुछ करना होगा। विक्रम की बिजनेस क्षमता बहुत ज़्यादा है। उसे अब सेल्स विभाग में नहीं रहने दे सकते, लेकिन उसे कहाँ ट्रांसफ़र करें? हाँ, क्या फरहान ने सुबह नहीं कहा था कि वहाँ उनके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं, तो विक्रम को वहाँ मदद के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक ऑफिस डायरेक्टर की पोजीशन देना एक प्रमोशन माना जाएगा। अगर उसे ज़्यादा तनख्वाह दी तो उसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। वाकई, इस विचार पर विधि से कोई चेतावनी नहीं मिली। चूंकि विधि अनुमति दे रही है, वे नरमी नहीं दिखाएंगे और आखिरकार वे विद्रोही विक्रम को बिजनेस विभाग से बाहर निकाल सकते हैं। विक्रम के बिना सेल्स विभाग में, चाहे कपड़ों की गुणवत्ता कितनी भी अच्छी हो, केवल एक नए व्यक्ति से ऑर्डरों की संख्या नहीं बढ़ सकती। कल मीटिंग में विक्रम को सूचित करेंगे। अब ये सोचें कि कल खाते में आने वाले पैसे को कैसे खर्च करना है। विक्रम का 6 लाख का ऑर्डर और नए व्यक्ति का 1 लाख, कुल मिलाकर 7 लाख। चंद्रयान स्टूडियोज में कुल मिलाकर 30 से ज़्यादा वर्क स्टेशन हैं और सभी सीटों को नए से बदलने के लिए 3 लाख रुपये से ज़्यादा का बजट चाहिए। ऐसे में अभी भी 4 लाख बाकी हैं। कपड़ों की बात करें तो स्टॉक में ज़्यादा कपड़े नहीं बचे हैं, तो एक बैच खरीद सकते हैं। बस 3 लाख का खरीद लें। बाकी 1 लाख का इस्तेमाल कंपनी की टीम बिल्डिंग आयोजित करने में कर सकते हैं, ताकि गेम कंपनी और टेक्सटाइल मिल्स के लोग एक दूसरे को जान सकें। इस तरह लगभग 7 लाख खर्च हो जाएंगे। राज ने हिसाब लगाया और पाया कि जल्द ही आने वाले 7 लाख रुपये पहले से ही सुरक्षित हैं। सौभाग्य से कंपनी में पैसे खर्च करने की कई जगह हैं, वरना अचानक आए अतिरिक्त पैसे को खर्च करना मुश्किल होता। राज को और ज़्यादा राहत इस बात से थी कि इस बार ऑर्डर अचानक विधि निपटान के दौरान नहीं आया। विक्रम, यह विद्रोही लड़का आखिरकार कुछ अच्छा काम कर रहा है। अगले दिन वर्कशॉप के बाहर राज ने कर्मचारियों को दौड़ते हुए रुचि के साथ देखा। खासकर जब उन्होंने विक्रम यादव, लोकेश राणा और अन्य लोगों को हाँफते हुए देखा तो उन्हें और ज़्यादा खुशी हुई। कितना अफसोस है, अगर विक्रम को चंद्रयान स्टूडियोज में ट्रांसफ़र कर दिया तो उसे दौड़ते देखने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसे बिजनेस विभाग से हटा सकते हैं तो वह चाहे न दौड़े। आखिरकार अगर वह हर दिन दौड़ने से इतना थक जाता तो उसे 10 लाख का ऑर्डर लेने से भी ज़्यादा नहीं मिलता। इसलिए उसे जल्दी कहीं और ढूंढकर कम पैसे कमाना बेहतर है। ये सबसे अच्छा है। जल्द ही दौड़ पूरी करने के बाद कर्मचारी वर्कशॉप में लौट आए और आज के काम की तैयारी करने लगे। विक्रम, बाद में ऑफिस आ जाना। राज ने दौड़ पूरा कर चुके विक्रम को देखा और नमस्ते कहा। ठीक है श्रीमान राज। विक्रम ने एक हाथ से अपने घुटनों को पकड़ा और श्रीमान राज की पुकार सुनकर जल्दी जवाब दिया। ऑफिस। राज को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, विक्रम आ गए। उनके गीले बालों से देखकर लगता था कि उन्होंने अभी अभी नहाया होगा। श्रीमान राज, क्या बात है? विक्रम ने राज को देखकर हैरानी से पूछा। तुम अभी बैठो, हम धीरे धीरे बात करेंगे। राज ने एक दयालु मुस्कान दिखाए और डेस्क के सामने की डेस्क और कुर्सियों की ओर इशारा किया। जब तक विक्रम बैठ नहीं गए तब तक उन्होंने बोलना जारी रखा। विक्रम, तुम कंपनी में लंबे समय से बिजनेस कर रहे हो। क्या तुमने कभी ऊपर चढ़ने की सोची है? श्रीमान राज, मैं तो बस एक सेल्समैन हूँ। ऊपर कैसे चढ़ूँ?
मुझे बस और मेहनत करनी है और कंपनी के लिए ज़्यादा ऑर्डर लेने की कोशिश करनी है। कंपनी के जितने ज़्यादा ऑर्डर होंगे मुझे उतना ही ज़्यादा कमीशन मिलेगा। विक्रम ने एक कड़वी मुस्कान दिखाई। उन्होंने बचपन से कुछ साल ही पढ़ाई की थी और जल्दी समाज में काम करने लगे थे। वे कुछ तकनीकी काम बिल्कुल नहीं कर सकते थे, इसलिए सेल्स का रास्ता आसान था और उन्होंने इस रास्ते पर कदम रखा। शुरुआत में कोई ऑर्डर नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने बहुत सारे संपर्क और ग्राहक जमा कर लिए हैं। इसलिए यह नहीं कि वे ऊपर चढ़ना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें सेल्स के अलावा और कुछ करने की जानकारी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। तुम्हें पता होगा कि मैंने कुछ समय पहले एक नई गेम कंपनी खरीदी थी और वहाँ कर्मचारियों की कमी है। मैं तुम्हें वहाँ ऑफिस डायरेक्टर के रूप में ट्रांसफ़र करने की योजना बना रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है? और चिंता मत करो, तनख्वाह निश्चित रूप से तुम्हारी मौजूदा कमाई से कहीं ज़्यादा होगी और तुम्हें हर दिन ग्राहकों से मिलने की ज़रूरत नहीं होगी। राज ने बिना घुमाए सीधे बात की। श्रीमान राज, मैंने कुछ साल ही स्कूल में पढ़ाई की है। अगर आप मुझे सीधे ऑफिस डायरेक्टर बना देंगे तो मुझे नहीं पता कि क्या करना है। विक्रम ने कड़वाहट से मुस्कुराया। ये सुनकर राज मन ही मन खुश हुए। उन्हें नहीं पता कि क्या करना है। अगर तुम्हें सब कुछ पता होता तो मैं तुम्हें जाने की हिम्मत नहीं करता। दिल में सोचते हुए लेकिन मुंह से समझाते हुए, यह आसान है। अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है तो तुम सीख सकते हो। अब इंटरनेट इतना विकसित है, तुम ऑनलाइन कोर्स देख सकते हो और मेहनत करते हुए खुद को बेहतर बना सकते हो। और वहाँ उनकी मदद की सख्त ज़रूरत है। मुझे अब बाहरी लोगों को भर्ती करने में सहजता नहीं है। मैंने बहुत सोचा, तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा देता है, इसलिए मुझे तुम्हें वहाँ मदद के लिए भेजना होगा। विक्रम ने श्रीमान राज की बातें सुनी और उनकी आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। ये पहली बार था कि किसी ने उन पर इतना भरोसा किया और पहली बार उन्हें लगा कि उनकी कीमत है। श्रीमान राज, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए धन्यवाद। तो मैं वहाँ जाकर कोशिश करूँगा। अगर यह काम नहीं करता तो श्रीमान राज मुझे कभी भी वापस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। विक्रम ने कृतज्ञता से कहा। यह सही है, अच्छे से करना। विक्रम के सहमति में सिर हिलाने को सुनकर राज ने आखिरकार राहत की सांस ली। विक्रम को आखिरकार बिजनेस विभाग से ट्रांसफ़र कर दिया गया। बस इतना ही, तुम वापस जाकर उदय के साथ अच्छे से हैंडओवर कर लो। मैं तुम्हें कल नई कंपनी ले जाऊंगा। ठीक है श्रीमान राज। विक्रम ने सिर हिलाया, फिर खड़े हुए और ऑफिस से चले गए। श्रीमान राज, अगर विक्रम को ट्रांसफ़र कर दिया तो बिजनेस विभाग में केवल एक नया व्यक्ति रह जाएगा। ये ठीक नहीं होगा। विक्रम के जाने के बाद श्रेया नायर एक कप बनाई हुई कॉफ़ी लेकर आई और चिंतित होकर बोली, कोई बात नहीं, क्या इससे नए लोगों को बेहतर प्रशिक्षण नहीं मिलेगा? अगर यह काम नहीं करता तो बस एचआर को सूचित करो और उसे 2 सेल्समैन ढूंढने को कहो। याद रखना, हमें नए ग्रेजुएट चाहिए, अनुभवी नहीं। राज ने लापरवाही से श्रेया की दी हुई कॉफ़ी ली, एक घूंट लिया और बेफिक्री से कहा, विक्रम को हर हाल में ट्रांसफ़र करना होगा। अगर एक नया व्यक्ति काम नहीं करता तो 2 और जोड़ देंगे। वैसे भी 3 नए लोग मिलकर भी एक विक्रम जितनी परेशानी नहीं खड़ी कर सकते। ठीक है श्रीमान राज। राज का दृढ़ रवैया देखकर श्रेया ने और कुछ नहीं कहा। श्रीमान राज के पास इसके लिए कोई कारण जरूर होगा, लेकिन उनकी अनुभव की कमी के कारण वे इसे समझ नहीं पा रही हैं। आखिरकार जब से उन्होंने श्रीमान राज को जाना है तब से उन्होंने कभी श्रीमान राज को गलत फैसला लेते नहीं देखा। भाई विक्रम, तुम वापस आ गए। कब जा रहे हो ग्राहकों से मिलने? हम साथ जाएंगे। उदय वर्मा ने विक्रम को वापस आते देखा और जल्दी से पूछा। विक्रम ने उदय को देखा, लंबे समय तक चुप रहे और आखिरकार धीरे से बोले, उदय, अब से बिजनेस विभाग में शायद तुम अकेले रहोगे। भाई विक्रम, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने इस्तीफा दे दिया? उदय ने हैरानी भरे चेहरे के साथ पूछा। ये सुनकर विक्रम ने उदय को गुस्से से घूरा। तूने ही इस्तीफा दिया? मुझे दूसरी पोजीशन पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो अब से बिजनेस विभाग में तुम अकेले रहोगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, बस जैसा मैंने तुम्हें सिखाया वैसे काम करो। थोड़ा और मेहनत करो और अपना ख्याल रखो। अगर तुम्हें कोई ऐसी समस्या आए जो हल न हो तो तुम मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। मैं समझ गया भाई विक्रम। उदय ने सिर हिलाया और फिर उत्सुकता से विक्रम की ओर देखा। भाई विक्रम, तुम्हें किस पोजीशन पर ट्रांसफ़र किया गया है? नई कंपनी का ऑफिस डायरेक्टर। विक्रम ने आधा बोलते हुए पाया कि उदय को शायद यह नहीं पता कि श्रीमान राज ने एक गेम कंपनी खरीदी है और फिर उन्होंने गेम कंपनी की बातें समझाईं। तो श्रीमान राज के पास एक और कंपनी भी है? उदय ने हैरानी से कहा। तूने क्या सोचा? तो मेहनत करो, शायद अगली बार तुम्हारी बारी हो। विक्रम ने बड़े भाई की तरह छोटे भाई को समझाने वाला चेहरा दिखाया और उदय के कंधे पर थपथपाया। अगले दिन राज ने विक्रम को चंद्रयान स्टूडियोज ले गए। उन्होंने कल उनसे फ़ोन पर बात की थी, इसलिए जब वे कंपनी के गेट पर पहुंचे तो फरहान कुरैशी पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। श्रीमान राज, सभी लोग मौजूद हैं।
हम सीधे जाकर घोषणा कर सकते हैं। फरहान ने राज और अन्य लोगों को आते देखा और जल्दी से अभिवादन किया। ठीक है, राज ने सिर हिलाया, फिर पास खड़े विक्रम की ओर इशारा करके बोले, यह विक्रम यादव हैं, भविष्य के ऑफिस डायरेक्टर। ये सुनकर फरहान ने विक्रम को एक पल के लिए देखा, फिर उत्साह से हाथ बढ़ाया और बोले, नमस्ते, मैं फरहान कुरैशी, स्वागत है। विक्रम यादव, भविष्य में कृपया मेरा ख्याल रखें। विक्रम ने मुस्कुराकर फरहान से हाथ मिलाया। जल्द ही कुछ लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आए, जहां सभी विभागों के प्रमुख पहले से ही इंतजार कर रहे थे। कुछ परिचय के बाद विक्रम सफलतापूर्वक चंद्रयान स्टूडियोज के ऑफिस डायरेक्टर बन गए। उनकी पोजीशन फरहान से थोड़ी नीचे थी और वे कंपनी के दूसरे नंबर के व्यक्ति माने गए। ये बिल्कुल सही है, फरहान को योजना बनाने में बहुत प्रतिभा है और बेशक घाटा कराने में भी प्रतिभा है। और विक्रम को इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर वे हस्तक्षेप नहीं करते तो ठीक है, लेकिन अगर करते हैं तो स्थिति और खराब हो सकती है। सोता हुआ ड्रैगन और फीनिक्स चूजा, ऐसा शानदार संयोजन कंपनी निश्चित रूप से बहुत घाटा कर सकती है। ठीक है, कंपनी की बातें आप लोग आपस में चर्चा कर लें, मैं पहले निकलता हूं। पोजीशन हैंडओवर होने के बाद राज ने सही समय पर बोला, वैसे भी इस सोते हुए ड्रैगन और फीनिक्स के जोड़े के साथ उन्हें इस कंपनी पर पूरा भरोसा है। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें अचानक कुछ याद आया। वे यहाँ की डेस्क और कुर्सियां भी बदलना चाहते थे। वे लगभग भूल ही गए थे। फिर वे मुड़े और विक्रम और फरहान की ओर देखा। मैंने देखा कि कर्मचारियों के काम करने वाली डेस्क और कुर्सियां बहुत घिसी हुई हैं। ये कैसे चलेगा? इन्हें नया कर दो। विक्रम, क्या तुमने पहले एक बैच टेबल और कुर्सियां नहीं खरीदी थीं? उस दुकान की टेबल और कुर्सियां अच्छी हैं। उसी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से खरीद लो। फिर राशि का हिसाब लगाओ, मैं तुम्हें सीधे पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। मैं समझ गया, श्रीमान राज। विक्रम ने जल्दी सिर हिलाया। उन्होंने श्रीमान राज के लिए अनगिनत बार चीज़ें खरीदी थीं, तो इस मामले में वे काफ़ी कुशल थे। धन्यवाद, श्रीमान राज। फरहान ने भी इस समय कृतज्ञता से कहा। यह पहली बार था कि उन्होंने इतना अच्छा मालिक देखा था। वे दूसरी कंपनियों में भी गए थे और टेबल और कुर्सियां बदलना चाहते थे, जब तक कि टेबल और कुर्सियां इतनी टूटी न हो कि काम प्रभावित हो। जब तक राज चले नहीं गए, फरहान ने हाल के दिनों की कंपनी की कुछ योजनाएं निकाली और विक्रम को सौंप दी। डायरेक्टर विक्रम, ये हाल के दिनों की कंपनी की योजनाएं और कार्य हैं। आप इन्हें देख सकते हैं और किसी भी समय आपत्ति उठा सकते हैं। मैनेजर फरहान बहुत विनम्र हैं। सच कहूं, मुझे गेम के इस पहलू की बिल्कुल समझ नहीं है, तो अभी के लिए मैं बस साथ चलकर सीखूंगा और योजना वही पुरानी रहेगी। विक्रम ने धीरे से कहा। श्रीमान राज ने उन्हें यहाँ ट्रांसफ़र करने का भरोसा दिया था। वे मनमाने ढंग से आदेश देने की हिम्मत नहीं करते थे। इसके अलावा फरहान और अन्य पेशेवर हैं और उनकी योजना निश्चित रूप से उनकी तुलना में कहीं बेहतर होगी। ठीक है, डायरेक्टर विक्रम, अगर आपकी कोई ज़रूरत हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। विक्रम का जवाब सुनकर फरहान ने आखिरकार राहत की सांस ली। उन्हें डर था कि सामने वाला कुछ नहीं समझेगा और आते ही मनमाने निर्देश देगा। तब उनकी पहले की सारी मेहनत शायद बेकार चली जाती। क्या मेरी वाकई कोई ज़रूरत है? विक्रम ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। ये सुनकर फरहान फिर से तनाव में आ गए, सोचने लगे कि विक्रम क्या मांगेंगे। डायरेक्टर विक्रम, कृपया बताएं, अगर मैं कर सकता हूं तो निश्चित रूप से करूंगा। मुझे अभी कुछ नहीं पता, तो मैं सोच रहा था कि कर्मचारियों के काम करने की जगह पर जाऊं और देखूं कि वे हर दिन क्या करते हैं और साथ में सीखूं। मुझे नहीं पता कि इससे उनके काम पर असर पड़ेगा। विक्रम ने टटोलते हुए पूछा। उन्हें अभी कुछ नहीं पता था, तो वे केवल निचले स्तर से सीख सकते थे। विक्रम की मांग सुनकर फरहान तुरंत शांत हो गए और लापरवाही से बोले, डायरेक्टर विक्रम, आप मनमाने ढंग से सीख सकते हैं, इससे उनके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। और अगर आप वहां बैठेंगे तो शायद एक निगरानी की भूमिका भी निभा सकते हैं। तो फिर मैं निश्चिंत हूं। ये सुनकर विक्रम को राहत मिली। उन्हें वाकई डर था कि इससे कर्मचारियों के काम पर असर पड़ेगा और उन्हें नहीं पता होता कि कैसे सीखना है। श्रीमान राज ने उन्हें यहाँ ट्रांसफ़र किया था और उन्हें श्रीमान राज के भरोसे को धोखा नहीं देना था। उन्हें और मेहनत करके सीखना होगा। ये कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।